हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले इसके 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। इनमें से विसर्ग संधि किसमें है? अतएव, विस्मरण, उच्चारण या विसर्ग। तो जिसमें अगर हमारा विसर्ग आ रहा है तो उसमें तो आराम से हमें पता ही चल जाएगा कि विसर्ग संधि किसमें होगी, अतः प्लस एव में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और उच्चारण में होगी हमारी व्यंजन संधि, क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा उत प्लस चारण, तो इसमें हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो अलग अलग जो काल थे उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया था, तो ये बताना है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनंत मीन्स इन्फिनिटी का पर्यायवाची, जिसका मीनिंग दूसरा भी अनंत ही हो तो वो हो जाएगी अपरिमित। अपरिमित का भी दूसरा मीनिंग हो जाएगा अनंत, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। कृपण शब्द किस टाइप का शब्द है? तो कृपण के इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कृपण किस टाइप का शब्द हो जाएगा, संस्कृत का। तो ये होगा ऑप्शन बी, तत्सम शब्द। छां तक ना पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? छां तक ना पाने का मुहावरे का अर्थ होगा कि पास तक ना आने देना। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? तो हरिण का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा हरिणी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें नेक्स्ट में है हमारे 7 से 9 तक की इसमें गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सभी बच्चे शाला जाकर शाला मतलब विद्यालय जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं। सभी बच्चों की शक्तियां सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं। ये सभी बच्चे सामान्य रूप से प्रतिभाशाली होते हैं या बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। तो इस अगर हम क्वेश्चन को देखें कि इसमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि बच्चों में सभी बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना या बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना। तो ये बिना पैसेज के भी पता चल जाएगा कि बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? शक्तियां हमेशा सुसुप्त अवस्था में ही रहती हैं। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है। तो इसमें होगा कि सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है। शांत रस को सर्वश्रेष्ठ किसने माना है? तो शांत रस को जो सर्वश्रेष्ठ माना है ये बताना है। अभिनव गुप्त ने, भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? तो देखना होगा कि अव्ययी भाव समास किसमें नहीं है। आजीवन में है, जो जीवन भर चले, यथा समय में भी है, क्योंकि इसमें आ वर्ड आ जाएगा। यहाँ पर यथा वर्ड है, यहाँ प्रति वर्ड है। लेकिन जो नवरत्न है, 9 रत्नों का समूह, इसमें गिनती आ रही है, तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास, ना कि अव्ययी भाव समास। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। दूर के ढोल सुहावने होते हैं मुहावरे का क्या अर्थ है? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका क्या मीनिंग होगा? सहायता प्रदान करना। ये तो कोई रिलेटेड है ही नहीं। दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, जीवन की कटुता का अनुभव होना या संसार आकर्षक लगता है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका मीनिंग होगा कि दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। नेक्स्ट है, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके तो उसको बोलेंगे दुर्भेद्य। आवश्यकता किसकी जननी है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कि विद्यालय किस टाइप से लिखा जाएगा? तो यहाँ पर होगा आंसर सी, विद्यालय। नेक्स्ट है, निशा। निशा का मीनिंग होता है रात, तो यही पूछा है। इसका पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा रात। संध्या क्या हो गया? शाम। और अंधकार का हो जाएगा अंधेरा। और गोधूली होता है जो शाम और रात
दोपहर और रात के बीच का जो समय होता है उसको बोला जाएगा गोधूली। तरु का पर्यायवाची क्या होगा? तो तरु का पर्यायवाची होता है पेड़, मीन्स तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्ष। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रामू को मृत्युदंड की सजा मिली है या रामू को मृत्युदंड मिला है? मृत्युदंड का सजा मिला है या रामू को मृत्युदंड मिली है? तो यहाँ पर सही होगा कि रामू को मृत्युदंड की सजा मिली है, ऑप्शन ए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि दो स्थितियों का एक दूसरे से पूरी तरीके से विपरीत होना, कि दो कंडीशन ऐसी हैं जो बिल्कुल ही अपोजिट होंगी। शरण में आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो शरण में आया हुआ हो जाएगा शरणागत, ऑप्शन सी। नवरत्न में कौन सा समास है? तो ये जो अभी ऊपर पढ़ा था, तो नवरत्न में यहाँ पर आ जाएगा द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग है, गिनती है, तो 9 रत्नों का समूह हो जाएगा द्विगु। संतोष का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर ये सारे शब्द इसी से रिलेटेड है, असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष या असंतोषी, लेकिन यहाँ संतोष का पूछा गया है, तो आंसर करेक्ट जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, असंतोष। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो दो पहाड़ों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको कहा जाता है उपत्यका। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए कि ईर्ष्या को कैसे लिखा जाएगा? तो ईर्ष्या को लिखा जाएगा, जो कि सही होगा हमारा ऑप्शन ए। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? प्रोण का इन्होंने किया है प्रे प्लस ऊन, न्यून का किया है नी प्लस ऊन, अंबुमी का अंबु प्लस उर्मी और सचिंद्र का सची प्लस इंद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है, प्रोण का भी सही है, अंबुर्मी का भी और सचिंद्र का भी, लेकिन जो न्यून का है वो यहाँ पर आता है नी प्लस, यहाँ पर छोटा ऊ आएगा तो ऊन, तो नी प्लस ऊन तब बनेगा यहाँ पर न्यून। नेक्स्ट है इतन्नम रचना किसकी है? तो इतन्नम जो रचना है ये है मैत्रेयी पुष्पा की। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है, जैसे कि दिनेश पढ़कर सोया, वो पहले पढ़ा और फिर सोया, तो वहाँ पहली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहली क्रिया जो समाप्त हो गई है उसको कहा जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि लेखक किस वर्ग से संबंधित है? सामंत वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस वाले में हमें देखना होगा कि कौन से वर्ग से है। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता भयंकर गरीबी व दुर्गति और मध्यम वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर से देखता था। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि लेखक किस वर्ग से संबंधित है? मध्य वर्ग से। मध्य वर्ग में विद्रोही चेतना का कारण क्या था? कि मध्य वर्ग साम्राज्यवाद विरोधी था या राष्ट्रवादी था, अंग्रेजों को विस्थापित करके शासन संचालन करता था या उपयुक्त सभी। इसका देखते हैं, तो यहाँ पर तो यहाँ तक हमने कर लिया कि मध्य वर्ग की ओर देखता था या मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। तो यहाँ पर यही पूछा था कि विद्रोह की चेतना का कारण क्या था? मध्य वर्ग अंग्रेजों को विस्थापित करके शासन संचालित करना चाहता था। गद्यांश में आए भारतीय संघर्ष का संदर्भ क्या है? तो भारतीय संघर्ष का यहाँ पर मीन क्या होगा ये बताना है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक वर्ग ब्रिटिश शासन प्रणाली की उपज था? तो ब्रिटिश शासन प्रणाली की जो उपज होगा वो कौन सा वर्ग था? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य वर्ग। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसका मीनिंग क्या होगा? ये मुहावरा दिया गया है, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो इसका आएगा कि खतरों से कब तक बचा जा सकता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठना, तो हाथ पर हाथ धरकर बैठने का मीनिंग हो जाएगा कोई भी कुछ भी प्रयत्न या कोशिश नहीं करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शमशान में स ये पूरा बनता, विज्ञान में व्यय और फिर ज्ञ से ज्ञानी आता। नेक्स्ट है आचरण और व्यंग्य, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी भी, तो व्यंग्य और आचरण दोनों ही यहाँ पर ठीक होंगे। नेक्स्ट है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण, ऑप्शन सी। और ये कौन सी संधि हो जाएगी ये भी हमें देखना होगा, तो ये हो जाएगी जब ऊ
के आगे ए लग के हमारा क्या बन रहा है वह, तो यहाँ पर हो जाएगी ये यण संधि। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ब्रह्म प्लस अस्त्र, और ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट है पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो पंडित तो यहाँ पर हमें पता चल गया कर्ता होगा, और उसने क्या चीज पी है? दूध, तो ये हो जाएगा कर्म। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्ता और कर्म। वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में यहाँ पर आ जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कि गद्यांश को पढ़कर हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश का क्या उद्देश्य है? अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना, तरह तरह के लोगों की विशेषताएं बताना, पाप और पुण्य की व्याख्या करना, या अंधकार और प्रकाश की व्याख्या करना। तो इसमें है कि जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह बहुत ही क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं और उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। तो यहाँ पर इस गद्यांश का उद्देश्य हो जाएगा इस पैसेज को पढ़ के कि अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ क्या है? तो उपक्रम का अर्थ है कोई भी व्यवसाय या कार्य। तो यहाँ पर उपक्रम का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय या कार्य। जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो जीवन में, तो जहाँ पर भी में पर इस टाइप के वर्ड आते हैं तो वो कौन सा होता है? हमारा अधिकरण कारक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शिवा का पर्यायवाची क्या है? तो शिवा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा? तो शिवा, यहाँ पर शिवाम दूसरी चीज के लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है सिवाय के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा उसके अलावा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा अर्थ सही नहीं है? छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना, आस्तीन का सांप होना, समीप का विश्वासघाती होना, त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, खून सफेद हो जाना, दया ममता ना रह जाना। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? त्रिशंकु हो जाना गलत हो जाएगा, बाकी के हमारे तीनों ठीक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मेरे पास आने को कहा, या उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो इसमें सबसे सही होगा कि उसने मुझे पास आने के लिए कहा। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? प्रसारण का संकुचन बिल्कुल ठीक है, ओजस्वी का निस्तेज भी है, देहाती का शहरी भी, लेकिन अभिज्ञ का जो होगा वो अभिज्ञ होगा, ना कि सभिज्ञ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी वस्तु को गलत समझ लेना क्या है? तो किसी वस्तु को गलत समझ लेना हो जाएगा अज्ञान। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो शब्द का जो सही रूप है इसमें कौन सा लिखा हुआ है? तृष्णा, ऑप्शन डी। आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो आगरा तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी जगह का नाम है, तो इसका बहुवचन कुछ नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुवचन नहीं होगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसके लिए क्या कहा जाएगा? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसको कहा जाएगा आजानु बाहु। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। शब्द निर्माण के लिए क्रिया या शब्दों के पूर्व में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? तो शब्द निर्माण के लिए जो शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं उनको कहा जाएगा उपसर्ग। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।